नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। किसी शायर की पंक्तियां हैं, इस शहर में चलती है हवा कुछ और तरह की, जुर्म और तरह के हैं, सजा कुछ और तरह की। जी, आज बात करेंगे सियासी बन चुके राजद्रोह, यूएपीए और रासुका जैसे धाराओं के दुरुपयोग से लेकर बुलडोजर ट्रेंड पर। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर फॉलो अप में। सर, पुलिस कई मामलों में किसी व्यक्ति पर राजद्रोह, रासुका या यूएपीए जैसी धाराएं लगाकर जेल भेज देती है। सालों बाद भी अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर पाता। ऐसे में बेवजह प्रताड़ना के शिकार निर्दोष व्यक्ति के लिए न्यायालय का प्रावधान क्या है? इसकी जिम्मेदारी किन अधिकारियों पर तय की जानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजद्रोह का प्रश्न है, वो भारतीय दंड संहिता के 124A की धारा में वर्णित है और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, फाइन के साथ साथ भी। ये बड़े एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारी व्यवस्था में वो चाहे जिस अपराध के लिए हो, यदि आदमी गलत फंसाया जाता है, झूठा फंसाया जाता है, जो उसके खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है, तो उसके लिए जो न्यायालय उसका सत्र का विचारण करता है, उसके मुकदमे का विचारण करता है, उसको ये कहीं अधिकृत नहीं है कि साथ साथ उसको मुआवजा भी दे, उसको प्रतिकर भी दे, उसको कंपनसेशन भी दे कि आपको गलत फंसाया गया है या झूठा केस बनाया गया है। अब भारतीय दंड संहिता में 2 धाराएं हैं, एक तो धारा 122 और दूसरी 211। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को, किसी सरकारी सेवक को किसी के खिलाफ कोई कार्य करने के लिए बाधित करता है जिससे उसको दंड हो सकता है या हो सकता है, और वो गलत उसको अधिकारी को उत्प्रेरित करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, जैसे कोई थाने में जाए और कोई थानेदार से कहे साहब ऐसा हुआ, गलत दे दे, तो उसके लिए उसको सज़ा का प्राविधान है। 211 में भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ फौजदारी का कोई मुकदमा दाखिल करता है और उसको झूठी तथ्यों पर दाखिल करता है और झूठा पाया जाता है, तो उसका मुकदमा चल सकता है, उसके ऊपर उसको जो है वो सज़ा हो सकती है। लेकिन अब जब मुकदमा चलता है तो झूठा या सही है उसको तय होने में कम से कम इस समय की जो व्यवस्था है, कम से कम 5 वर्ष से लेकर के 25-30 वर्ष लग जाते हैं। अब भी वो अपीलें जिसमें सज़ा हो गई है और यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अपीलें दाखिल की गई हैं, वो भी अभी लंबित हैं। 1983 और 1985 या 1982 में जो दाखिल की गई हैं। तो जब वो तय होगा, फिर ये तय होगा कि ये झूठा है, तो उसके बाद वो मुकदमा करेगा, तो मेरा ख्याल है एक पुश्त ही नहीं, 2-3 पुश्तें जो है आदमी की जनरेशन जो है उसी में खप जाएंगी। और फिर पहले वो अपना वो छूटने का काम करे, पहले वो सिद्ध करे कि हम निर्दोष हैं, वो सिद्ध करे कि हमारे खिलाफ जानबूझकर इन्होंने गलत जो है गवाही दी है, तब उसका जो है वो 182 या 211 में जो है वो उस सज़ा संबंधित व्यक्ति को हो सकती है। तो ये बहुत ही दुष्कर जो है वो जो व्यवस्था है बड़ी ही दुष्कर है। इसकी जिम्मेदारी किन अधिकारियों पर तय की जानी चाहिए? अब वो इसीलिए चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, दोनों के लिए व्यवस्था है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो व्यवस्था हमारे विचार से इसमें आईपीसी में या सीआरपीसी में एक संशोधन होना चाहिए कि जो न्यायालय जो है वो मुकदमे का विचारण करता है, जो ये तय करता है कि ये गवाही सही है या सही गलत है, इसने एफआईआर जो लिखाई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो किसी अपराध के लिए दी, वो सही है या गलत है, या ये जानबूझ करके इसने ऐसा इसको परेशान करने के लिए किया है, तो मुकदमे में उसको जब छोड़ेगा अभियुक्त को, तो उसी के साथ साथ उसको ये एम्पावरमेंट होना चाहिए, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने गलत फंसाया है, झूठा फंसाया है, या जो व्यक्ति गलत गवाही दे रहा है, उसको दूसरा मुकदमा करने के बजाय
उसी मुकदमे में उसको प्रति कर दिया जाए या ऐसे व्यक्ति को उसी मुकदमे में सज़ा दी जाए। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। रासुका, यूएपीए, राजद्रोह पिछले कुछ सालों से सियासी धाराएं बन गई हैं। ऐसे मामलों में सज़ा की दर बेहद कम है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप ठीक कह रहे हैं। ये बहुचर्चित है कि इन धाराओं का प्रयोग जो है वो प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है, परेशान करने के लिए जाता है। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जो सज़ा देने का रेट है, जो कन्विक्शन का रेट है, वो बहुत कम है। पिछले अगर 10 सालों का या 15 सालों का अगर कन्विक्शन रेट उठा लिया जाए तो वो करीब 2% होगा। 2016 से लेकर के 2020 तक कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें लगभग जो है वो 24,134 लोगों के ऊपर जो है वो सेडिशन का चार्ज लगाया गया और उसमें से सज़ा केवल 5,027 को हो पाई। वो भी कितने उसमें से जो है अपील स्तर तक या निगरानी स्तर तक छूट गए होंगे, इसका कोई वो नहीं है। तो अब अगर कन्विक्शन रेट कम है तो ये तो जाहिर है कि झूठा फंसाया गया। लेकिन जिसको बेचारे को फंसाया गया है, जिसने 15 साल मुकदमा लड़ा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता में ये तो व्यवस्था है कि जो विक्टिम है, जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस किया गया है, अगर उसके अक्यूज्ड को, अभियुक्त को सज़ा होती है तो उसमें उसको फाइन होगा, तो उसमें से उसको मुआवजा दे दिया जाए। लेकिन जो गलत फंसाया गया है उसके लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। मेरे विचार से केंद्र सरकार को इस पे एक आयोग का गठन करना चाहिए और जिसकी संस्तुतियाँ लेकर के और उस पर एक CRPC में जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कई मामलों में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया जाता है। क्या प्रावधान है किसी संपत्ति को गिराने का? देखिए, हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना विहित प्रक्रिया के अनुपालन के किसी का घर गिरा दिया जाए या कोई मान लीजिए किसी ने अनधिकार रूप से किसी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उसको तुरंत जो है वो बाई फोर्स उसको हटा दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न हो सकती है। लेकिन कानूनी व्यवस्था है, जैसे कि यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट यूपी में है, उसमें जैसे बिना नक्शा पास किए हुए कोई अगर अपना घर बना लेता है तो उसको गिराने डिमोलिशन की व्यवस्था है। लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया है कि उसको नोटिस दी जाएगी, उसको बताया जाएगा, सुनवाई का मौका दिया जाएगा, फिर कोई आदेश उसके खिलाफ अगर डिमोलिशन का होता है तो उसको अपील का अधिकार है। उसके बाद अपील के बाद कमिश्नर के यहाँ अपील के बाद जो है वो सरकार, राज्य सरकार में निगरानी होती है, तब डिमोलिशन होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि जो है वो एक कागज़ बना लिया, एक नोटिस, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ऐसा है। मुकदमे भी इस प्रकार के आते हैं कि बिना कोई नोटिस के, बिना तामील के रात में बुलडोजर लेकर जाकर गिरा दिया। ये व्यवस्था संवैधानिक नहीं है, न तो कानूनी है, न तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक बात अवश्य है कि अगर हम कानून के हिसाब से काम करते हैं तो एक रूल ऑफ लॉ स्थापित होता है। यदि हम कानून के विरुद्ध काम करते हैं और ज़बरदस्ती कोई काम करते हैं या वैमनस्य के भाव से करते हैं या दुश्मनी के भाव से करते हैं, चाहे वो राज्य सत्ता अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो वो एक जो है वो जंगल राज को जो है वो बढ़ावा देता है, जंगल राज पनपता है। फिर जो कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है, फिर वो नहीं होता है और फिर विद्रोहात्मक स्थितियाँ समाज में पैदा हो जाती हैं। इसलिए जो विधिक व्यवस्था है उसके बुलडोजर चले तो विधि की व्यवस्था के हिसाब से चले, वैसे नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी घर में एक व्यक्ति यदि अपराधी है, ऐसे में संपत्ति को जमींदोज करने पर घर के अन्य सदस्य बेघर हो जाते हैं। ऐसे में विधिक प्रक्रिया क्या है? अब अगर किसी घर के एक व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है या किसी घर के एक व्यक्ति के नाम से ज़मीन है, उसने मकान बनाया है, तो वो गिरेगा तो उसके तो और सदस्य प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन उसको विधिक प्रक्रिया से होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर का मालिक तो एक ही होता है, उसके
पिता हो सकते हैं, उसकी माता भी हो सकती है, उसकी संतानें भी हो सकती हैं। तो घर से जब बिना घर होंगे तो सब हो जाएंगे, घर गिरेगा तो सबका गिरेगा। तो लेकिन उसको एक विधि की व्यवस्था के हिसाब से किया जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए कि किसी का गिराना है तो रात में बुलडोजर ला करके बिना किसी नोटिस के फाइल में एक कागज़ बना लिया, वो कागज़ बना करके रख लिया कि नोटिस गया था, मिल गई। कहीं फ़ोटो किसी दीवार पे लगा करके फ़ोटो खींच ली कि इनके यहाँ घर पे जाके लगा दिया था और गिरा दिया। ऐसा जो सुनने में आ रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस को समय समय पर फटकार भी लगाती है। ऐसे में सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा? हाँ, तो जब न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, आपने अक्सर देखा होगा कई केसेज भी हैं इसके ऊपर। जैसे राजद्रोह के मामले में है, राजद्रोह की जो है 124A में बहुत विस्तृत है। किसी अगर कोई कह दे कि साहब ये मुख्यमंत्री या ये प्रधानमंत्री या ये मंत्री ये भ्रष्ट है, ये खिलाफ है, तो ये भी उसके दायरे में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट टू स्पीच जो है, राइट टू फार्म ओपिनियन है, जो वो एक मौलिक अधिकार है, वो सर्वोपरि है। उससे हट करके अगर कोई गलत भाव से कोई करता है राजद्रोह की बात, तो उसमें होता है। तो अगर कोई ऐसा कर दिया, किसी ने हमने कह दिया कि भाई ये गलत कर रहे हैं, अब राजद्रोह लगा दिया, तब तो उच्च न्यायालय फटकार लगाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने इन कानूनों के दुरुपयोग से लेकर न्यायालय के विभिन्न आदेशों तथा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताया, इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी कानून के राजनीतिकरण से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज़ाद भारत में कुछ नियम कानूनों को चाहे अनचाहे सियासत की चादर उड़ा दी जाती है। 90 के दशक से खास तौर पर जाति और धर्म के आधार पर सियासत होने लगी, जिसके लिए राजद्रोह से लेकर पोटा, मकोका, UAPA जैसी धाराओं ने खाद पानी का काम किया। सत्ता में आए कई सियासी पार्टियों ने समय समय पर इन कानूनों का सही प्रयोग से ज़्यादा दुरुपयोग किया, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय तक यूपी समेत कई राज्यों की सरकारों को फटकार लगा चुका है। बावजूद इसके इन धाराओं के दुरुपयोग के मुंह से सरकारें खुद को बचा नहीं पाती और किसी भी सार्वजनिक मंच या वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में मौखिक आदेश के जरिए इनके प्रयोग के रास्ते ढूंढने का जिम्मा अधिकारियों पर डाल देती हैं, जिसके चलते डॉक्टर कफील से लेकर तमाम आम नागरिकों को जेल से ही अपने को बेगुनाह साबित करने में सालों लग जाते हैं। तब कहीं जाकर कोर्ट उन्हें निर्दोष और सरकार को फटकार लगाती है। कुछ ऐसा ही हाल में यूपी से शुरू हुई योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर अभियान का है। सीएम योगी अक्सर सार्वजनिक मंचों से अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। आज पूरे देश में बुलडोजर एक पॉपुलर ट्रेंड बन गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, गैर भाजपा शासित राज्यों में भी बुलडोजर ने खूब भौकाल मचाया है। कुछ समय पहले बुलडोजर पर पटना हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के कोर्ट रूम वीडियो रिकॉर्डिंग ने सोशल मीडिया में ज़बरदस्त ट्रेंड किया था। बहरहाल, इस तरह के कानून की धाराओं के दुरुपयोग और जेलों में लंबा समय बिना गुनाह के बिताए एक मानसिक यातना से कहीं आगे पूरा भविष्य ही तबाह और बर्बाद कर देता है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।